नमस्कार फ्रेंड्स लाइब्रेरी साइंस के साथ साथ मैं पुस्तकालय विज्ञान के साथ साथ जीएस यानी सामान्य अध्ययन की भी तैयारी करा रहा हूँ। ऐसा कोई एग्ज़ाम नहीं जिसमें सामान्य अध्ययन नहीं आता है, लेकिन फिलहाल जो एलटी ग्रेड और जीआईसी परिपक्वता की पोस्ट आई हैं उसके हिसाब से मैं करा रहा हूँ। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा जो भी प्रश्न पत्र आए हैं उनको हल करा रहा हूँ, तो आप लोग लास्ट तक बने रहें। क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत सारे एग्जाम में कुछ क्वेश्चन बार बार रिपीट हुए हैं। शुरुआत करते हैं। युद्ध भूमि में बड़ी संख्या में सैनिकों के मारे जाने अथवा आहत हो जाने के बाद किसी भारतीय गण अथवा राज्य की स्त्रियों ने सिकंदर के विरुद्ध शस्त्र धारण किया था। तो फ्रेंड्स, जो शस्त्र धारण किया था वो था हमारा। और दोस्तों, इसी के साथ साथ एक बात और कहना चाह रहा हूँ आपको कि जिंदगी में कभी हताश निराश नहीं होना चाहिए, उतार चढ़ाव आते रहते हैं। और इसी कड़ी में मैंने एक चैनल शुरू किया है कि आप लोग मोटिवेट रहें हमेशा, और उसी मोटिवेशनल कड़ी में चैनल का नाम है हमारे होप एक्स्ट्रा डोज। तो होप एक्स्ट्रा डोज पर आप लोग बने रहें। होप एक्स्ट्रा डोज में हम जो भी शॉर्ट वीडियो ही डाल रहे हैं ताकि आप लोग सही तरीके से मोटिवेट रहें, ज़िंदगी में हमेशा खुशहाल रहें, आगे बढ़ें और तरक्की करें। तो आज के क्वेश्चन पर आते हैं। इसका आंसर है ऑप्शन डी, मशमग। सिकंदर के आक्रमण के समय अश्वक और सीमांत गणराज्य था जिसकी राजधानी मशमग थी। यूनानी लेखकों के अनुसार सिकंदर के विरुद्ध हुए युद्ध में बड़ी संख्या में पुरुष सैनिकों के मारे जाने के पश्चात यहाँ की स्त्रियों ने शस्त्र धारण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस वीर भारतीय राजा का नाम बताएं जिसे सिकंदर ने झेलम के तट पर पराजित किया था। तो पराजित किया था पुरुष या पौरुष। आप लोग बड़ा गाना भी सुने होंगे, सिकंदर ने पौरुष पे की लड़ाई तो मैं क्या करूं। और एक और डायलॉग फेमस है कि एक राजा दूसरे राजा के साथ जैसा वो व्यवहार करता है तो वैसा व्यवहार करो। निम्नलिखित में से कौन सिकंदर के साथ भारत नहीं आया था? तो इनमें से जो व्यक्ति भारत नहीं आया था वह था हमारा डाइमैक्स है। स्ट्रॉबेरी के अनुसार सीरिया के राजा एंटियोकस ने डाइमैक्स नामक अपना एक राजदूत बिंदुसार की सभा में भेजा था। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया था, तो किसके द्वारा किया गया था? इसका ऑप्शन है चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। चंद्रगुप्त मौर्य की गणना उन महान शासकों में होती है। वह ऐसा पहला सम्राट था जिसने बृहत्तर भारत का अपना शासन स्थापित किया, जिसका विस्तार ब्रिटिश भारतीय साम्राज्य से भी बड़ा था। उसके साम्राज्य की सीमा ईरान से मिलती थी और उसने भारत को सर्वप्रथम राजनीतिक रूप में एकीबद्ध किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे सेंड्रोकोर्स चंद्रगुप्त मौर्य और सिकंदर की महान की भेंट का उल्लेख किया है? तो बी ऑप्शन है, जस्टिन ने किया है। अगला क्वेश्चन है, कौटिल्य प्रधानमंत्री थे, प्रधानमंत्री मतलब मेन मंत्री, चीफ उसका, वो थे हमारे चंद्रगुप्त मौर्य के हैं। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर आता है, चाणक्य अपने बचपन में किस नाम से जाने जाते थे? तो वो विष्णुगुप्त के नाम से जाने जाते थे। चाणक्य हो गया है, कौटिल्य भी उन्हीं का नाम है, और विष्णुगुप्त नाम से वो फेमस है। ऋषि चाणक्य ने अपने पुत्र का नाम चाणक्य रखा था। अर्थशास्त्र लेखक के रूप में उनकी पुस्तक कौटिल्य तथा एक पदखंड में विष्णुगुप्त नाम की साम्यता चाणक्य से भी की जाती है। पुराणों में उसे द्विजर्भ यानी श्रेष्ठ ब्राह्मण कहा गया।
प्रश्न में बचपन के नाम की बात की गई है। चाणक्य पर विशेष अध्ययन करने वाले विद्वान ट्रॉटमैन के अनुसार चाणक्य तथा कौटिल्य नाम चाणक्य के गोत्र के नाम हो सकते हैं। इस प्रकार कई विद्वानों ने निष्कर्ष निर्गत किया है कि चाणक्य और विष्णुगुप्त एवं कौटिल्य अलग अलग व्यक्ति हैं। आयोग ने इस प्रश्न का उत्तर विष्णुगुप्त माना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित राज्य के सप्तांक सिद्धांत के अनुसार राज्य का 7वां अंग कौन सा है? तो मित्र है। सी ऑप्शन ठीक है हमारा। राजा के मित्र के लोभी, कामी, कायर होते हैं और उसका विनाश असंभवी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में से किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जा सकती है? तो दोस्तों इस ऑप्शन का आंसर है हमारा डी, त्रिवल्लुर का त्रिपुरल। डी ऑप्शन ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके शासनकाल में डीमैक्स भारत आया था? अभी डीमैक्स पे क्वेश्चन ऊपर भी पूछा था, हमने बताया था। तो किसके शासनकाल में आए थे? बिंदुसार के उसमें आए थे समय में, और यह मेगास्थनीज के स्थान पर आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्राचीन नगर के अवशेष कुम्हार स्थल से प्राप्त हुए हैं? वो स्थल कौन सा है दोस्तों? कौन सा नगर है जिसके अवशेष कुम्हार में मिले हैं? उसका आंसर है हमारा बी ऑप्शन ठीक है। बी मतलब बोले तो पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र पटना के समीप बुलंदी बाग और कुम्हार में की गई खुदाई से प्राप्त मौर्य काल के लकड़ी के विशाल भवनों के अवशेष प्रकाश में आए हैं। अगला क्वेश्चन है, मालवा, गुजरात और महाराष्ट्र के शासक ने पहली बार जीता था? तो ये थे चंद्रगुप्त मौर्य। प्रारंभिक विजयों के फलस्वरूप चंद्रगुप्त का साम्राज्य व्यास नदी से लेकर सिंधु नदी के प्रदेश तक विस्तारित हो गया था। रुद्रदामन ने जूनागढ़ अभिलेख से पश्चिमी भारत पर उसका अधिकार प्रमाणित होता है। अगला क्वेश्चन है, अभिलेख जिससे यह प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत गुजरात पर था। तो इस ऑप्शन का उत्तर है सी, रुद्रदामन का जूनागढ़ का अभिलेख है ना। सी ऑप्शन ठीक है। और जूनागढ़ के शिलालेख में कौन कौन से राज्यों की जगह का है? आनर्थ और सौराष्ट्र ये गुजरात प्रदेश में चंद्रगुप्त मौर्य के प्रांतीय राज्यपाल पुष्पगुप्त द्वारा सुदर्शन झील के किनारे उसका उल्लेख किया गया है 150 ईस्वी में इस अभिलेख का। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को किस वर्ष पराजित किया था? तो इसका ऑप्शन सी 305 ईसा पूर्व। किसके शासनकाल में मेगास्थनीज भारत आया था? चंद्रगुप्त मौर्य। उसने इंडिका नामक ग्रंथ भी लिखा था या लिपिबद्ध किया था। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस स्रोत में उल्लेखित है कि राजा प्राचीन भारत में दासता नहीं थी? किस यानी के ग्रंथ में उल्लेख मिला कि प्राचीन भारत में दासता नहीं थी? तो इसका सही ऑप्शन है हमारा मेगास्थनीज की इंडिका। भारतीय समाज को उन्होंने 7 श्रेणियों में विभाजित किया है। एक दार्शनिक, कृषक, पशुपालक, कारीगर, योद्धा, निरीक्षक और सभासद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पत्थर पर प्राचीनतम शिलालेख किस भाषा में है? तो प्राकृत भाषा में शिलालेख हैं। इन्हें
अशोक के इतिहास में हमें मुख्यतः उनके अभिलेखों से ही ज्ञात होता है। जो पत्थर पर उत्कीर्ण प्रारंभिक अभिलेख हैं, उसके अभिलेखों का विभाजन 3 वर्गों में किया जा सकता है: शिलालेख, स्तंभलेख और गुहा लेख है। शिलालेख में भी 14 प्रकार के लेखों का समूह होता है। हम डिटेल में बात नहीं करेंगे, आगे बढ़ेंगे। ब्राह्मी लिपि का उद्भाषण किस पर उत्कीर्ण अक्षरों से किया गया है? तो ऑप्शन है पत्थरों की पट्टियों पर। ए ऑप्शन ठीक है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह स्थान जहां पर नागार्जुन वह स्थान जहां प्राक अशोक ब्राह्मी लिपि का पता चलता है? तो ऑप्शन है हमारा अनुराधापुर। प्राक अशोक ब्राह्मी 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व लिपि का पता श्रीलंका के स्थित अनुराधापुर प्राप्त से अभिलेखों से पता चला है। कुछ और स्थानों पर अभिलेखों से इस प्रकार की लिपि के साक्ष्य मिले, जिससे नाम इस प्रकार है कि पिपरवाह, सोगौरा और महास्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन। और तो आगे अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से किस में अशोक का नाम उल्लेख हुआ है? इसका आंसर है हमारा ए ऑप्शन है, गुर्जरा अभिलेख में अशोक के नाम का उल्लेख हुआ है। अभी तक 40 से अधिक अभिलेख प्राप्त हो चुके हैं। मास्की, गुर्जरा, नेतुर और उडेगोलम के अभिलेखों में अशोक का व्यक्तिगत नाम भी मिलता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। गुर्जरा का लघु शिलालेख जिसमें अशोक का नाम का उल्लेख किया गया कहाँ स्थित है? ऑप्शन है बी, मध्य प्रदेश के दतिया जिले में। कालसी युद्ध की बात करते हैं। कालसी क्यों प्रसिद्ध है? तो कालसी प्रसिद्ध है हमारे अशोक के शिलालेखों के कारण। सी ऑप्शन ठीक है। और कालसी कहाँ है? उत्तराखंड के देहरादून जिले में स्थित है। कल यहाँ से अशोक के शिलालेख मिले, इसलिए इस जगह का नाम कालसी का ऐतिहासिक महत्व बढ़ जाता है। ये चक्रोता के पास है। कलिंग युद्ध का विवरण हमें ज्ञात होता है? तो ए ऑप्शन है 13वें शिलालेख के द्वारा। अशोक के राज्य की पहली घटना कलिंग युद्ध और इसमें अशोक की विजय थी। अशोक के 13वें शिलालेख में इस युद्ध के संदर्भ में स्पष्ट साक्ष्य मिले हैं। यह घटना अशोक के राज्यारोहण के संदर्भ में भी 8 साल बाद अर्थात 261 ईसा पूर्व घटित हुई है। इस शिलालेख में उसने कलिंग युद्ध पर हुई पीड़ा पर अपना दुख और पश्चाताप व्यक्त किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अशोक का कौन सा शिलालेख धार्मिक संश्लेषण या समन्वय के बारे में बात करता है? तो वह 12वां शिलालेख है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन आंसर की ओर। अशोक के निम्न अभिलेखों में से पूर्ण रूप से धार्मिक सहिष्णुता के लिए समर्पित कौन सा अभिलेख है? इसका उत्तर है शिलालेख 12। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस दक्षिणी राज्य का उल्लेख अशोक के अभिलेखों में नहीं है? डी ऑप्शन है सातवाहन। अशोक के दूसरे बृहद मुख्य अभिलेख में दक्षिण भारतीय राज्य चोल, पांड्य, सत्यपुत और केरलपुत सहित ताम्रपर्णी यानी श्रीलंका की सूचना मिलती है। इसके अतिरिक्त 13वें बृहद शिलालेख में चोल, पांड्य और ताम्रपर्णी का उल्लेख हुआ है। सातवाहनों का उल्लेख अशोक के अभिलेखों में नहीं है। किसने सहिष्णुता, उदारता और करुणा के त्रिविध आधार पर राजधर्म की स्थापना की थी? तो अशोक। किसका आंसर है हमारा, अशोक ने अपनी प्रजा के विशाल समूह को ध्यान में रखकर ही एक ऐसे व्यवहारिक धर्म का प्रतिपादन किया जिसका पालन आसानी से सब कर सके। अशोक का धर्म सदाचार का धर्म था।
ऐसे में नैतिक नियम थे जिसमें संप्रदाय विशेष के कोई संबंध नहीं था और जो राजा मानवता के कल्याण के लिए घोषित किए गए थे। सहिष्णुता, उदारता और करुणा उसकी त्रिविध आयाम थे। त्रिविध आयाम आपको पता ही चल गया कि क्या क्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला आपकी स्क्रीन के ऊपर, भारत का प्रथम अस्पताल औषधि बाग का निर्माण करवाया था। तो ऑप्शन है हमारा अशोक ने करवाया था। अशोक ने अपने शासनकाल में मनुष्य और पशुओं के लिए उपयोगी औषधियों हेतु पहला अस्पताल या औषधालय और औषधि बाग का निर्माण कराया था। बहुत छायादार वृक्ष भी लगवाए, धर्मशालाएं भी बनवाई हैं अशोक ने। अगला क्वेश्चन है, मौर्य नरेशों के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है? उन्होंने विकास किया था। तो फ्रेंड्स इसमें डी ऑप्शन है सही, ए सी डी, संस्कृति, कला, साहित्य, प्रांतीय विभाजन और हिंदू कुश का साम्राज्य। अशोक के अभिलेखों में मौर्य साम्राज्य के 5 प्रांतों के नाम मिलते हैं: उत्तर पथ, अमृतष्ट, कलिंग, दक्षिण पथ, प्राच्य या पूर्वी प्रदेश। सवर्ण सिक्कों को भारत में प्रचलित करने का श्रेय हिंद यवन इंडो ग्रीक शासकों को है। अतः मौर्य नरेशों के संबंध में कथन ए सी डी सत्य है। अगला क्वेश्चन, भाग और बलि थे तो राजस्व के स्रोत थे। ये दोनों चीजें अर्थशास्त्र से ज्ञात होता है कि राज भूमि का मालिक होता है, वह भूमि से उत्पन्न उत्पादन के एक भाग का अधिकारी था। इस कर को भाग कहते हैं। इसी प्रकार बलि भी राजस्व का ही स्रोत है। अगला क्वेश्चन है, मौर्य काल में सीता से तात्पर्य है तो राजकीय भूमि के से प्राप्त आय है। मौर्य काल में राज्य भूमि की व्यवस्था सीता अध्यक्ष के द्वारा होती थी। मौर्य मंत्री परिषद में निम्न में से कौन राजस्व इकट्ठा करने से संबंधित है? तो समाहर्ता इसका ऑप्शन है। आगे का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से कौन से मौर्य युगीन अधिकारी तोल माप का प्रभारी था? तो इसका आंसर है पौत्व अध्यक्ष। अगला क्वेश्चन करते हैं, रज्जुक थे तो रज्जुक कौन थे? हमारे मौर्य शासन के अधिकारी थे। बी ऑप्शन ठीक है। अशोक के अभिलेखों में रज्जुक नाम का अधिकारी का उल्लेख मिलता है। उसने चौथे स्तंभ के लेख में अशोक रज्जुकों पर पूर्ण विश्वास प्रकट करते हुए कहता है, जिस प्रकार माता पिता योग्य धात्री के हाथों में बच्चे को सौंपकर आश्वस्त हो जाते हैं, उसी प्रकार मैंने ग्रामीण जनता के सुख के लिए रज्जुकों की नियुक्ति की है। रज्जुकों की नियुक्ति आधुनिक जिलाधिकारी जैसी थी, जिसे राजस्व और न्याय दोनों एक क्षेत्रों में अधिकार प्राप्त थे, पावर थी उनको, है ना। मौर्य काल में एग्रोनोमोई अधिकारी निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो वो थे हमारे मार्ग निर्माण के लिए निम्नलिखित में से किसके पुनर्विवाह वर्जित है? निम्नलिखित में से किसमें पुनर्विवाह विवर्जित है? इसका ऑप्शन है बी, इस मनुस्मृति। मनुस्मृति के 38वें खंड में स्पष्ट है कि वह व्यक्ति जिसकी पत्नी मर गई हो विधुर पुनर्विवाह कर सकता है, लेकिन विधवा स्त्री का पति मर गया हो अर्थात वो विडो हो तो वह पुनर्विवाह नहीं कर सकती। कितना बड़ा अन्याय था। विदेशी स्त्रियों को भारतीय समाज में मनु के द्वारा दिया गया सामाजिक स्तर था भ्रातृ क्षत्रियों का। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
निम्नलिखित अभिलेखों में से किसके अशोकीय अभिलेख पाया गया है? तो महाक्षेत्र पर रुद्र दमन का जूनागढ़ अभिलेख। अगला क्वेश्चन है, बराबर पहाड़ी की गुफाओं के विषय में निम्न में से कौन सा सही नहीं है? तो इसका आंसर है बी। पूरा अच्छा क्वेश्चन ज्यादा लंबा था, थोड़ा ही स्कैन हो पाया है क्या? एक मिनट। 46वां क्वेश्चन है, डी ऑप्शन है, यह अभिलेख ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी के हैं, तो बराबर की पहाड़ी की गुफाओं के विषय में यह कथन सही है। अगला क्वेश्चन फिर करते हैं अगली वीडियो में। आज यहीं पर समाप्त करते हैं, और चैनल पर अगर अभी भी नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें। बाय बाय, नमस्कार।